सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey students, how are you all? Today this is the last video of your chapter Human Reproduction. The last video is on the topic disorder. आज हम जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डिसऑर्डर जो हैं मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, हम वन बाय वन जो है शॉर्टली डिफाइन करेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मीन्स है the less number of sperm as compared to normal. Less sperm count than normal. कि जो नॉर्मल स्पर्म काउंट जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, नियर अबाउट 200 to 300 millions of sperm are ejaculated in one ejaculation. That is sufficient for the fertilization, but the number if becomes less, that will be the disorder or because of fertilization is not possible in that case. तो क्या होता है कि ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम होता है, उसे कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने फर्टिलाइजेशन वाले वीडियो में देखा था कि 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो एक बार में इजैकुलेट होते हैं और वो जो है वेजाइना में इजैकुलेट होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो फिलिपियन ट्यूब तक जो है ओनली 100 स्पर्म्स जो है वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं फीमेल वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ओनली 100 नियर अबाउट 100 जो स्पर्म है वो पहुंच पाते हैं फिलोपियन ट्यूब तक। तो अगर उसका नंबर लेस हो जाएगा, पहले ही कम हो जाएगा, तो चांसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक डिसऑर्डर है। द नेक्स्ट इज एजोस्पर्मिया। नियर अबाउट absence of sperm कि जो सीमन इजैकुलेट हो रहा है उसके अंदर स्पर्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। नियर अबाउट मतलब उसका जो काउंट है वो नेग्लिजिबल है। अगर 2 और 3 या फिर 100 स्पर्म भी अगर प्रेजेंट है सीमन में तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है एक भी स्पर्म जो है फिलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल बैरियर्स को पार करना होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो क्या है, वो उसको नहीं कर पाएंगे तो एक भी स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, दूसरा डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो लेस स्पर्म काउंट की वजह से नहीं हो पा रही है। द नेक्स्ट इज क्रिप्टोकिडिज्म। क्रिप्टोकिडिज्म का मतलब होता है कि क्या होता है कि फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो मेल फीटस जो होता है उसके 7th मंथ में, जब वो अपनी मदर की यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है, उसके 7th मंथ में जो क्या होता है कि जो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सैक में डिसेंड हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्क्रोटल सैक जो है वो 2 डिग्री लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो अगर जो टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गई, स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आई, तो जो है टेम्परेचर जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हाई रहेगा। तो ये भी एक डिसऑर्डर होगा। तो इट इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम। यहाँ पर क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक के अंदर डिसेंड नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया का मतलब होता है, इंग्विनल कैनाल के बारे में हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब देखा था कि इंग्विनल कैनाल जो है वो स्क्रोटल कैविटी को, स्क्रोटल सैक की जो कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो उसके थ्रू वास डिफरेंस और ब्लड वेसल्स भी वहीं से मतलब जो है वो पास होती हैं। तो अगर उस इंग्विनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन का जो लूप है वो आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वास डिफरेंस है वो उसकी वजह से प्रेस हो जाता है और जो स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं
जो है यूरेथ्रा तक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि दिस इज इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल क्या करता है कि स्क्रोटल सैक की जो ये हाइड्रोसील कैविटी है उसको कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ। तो अगर यहाँ से क्या है वास डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी आ रही हैं, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर जो इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पर लूप की तरह अगर इंग्विनल कैनाल में अगर एंटर कर जाती है तो ये क्या करेगी, इस वास डिफरेंस को जो है दबा देगी, जिसकी वजह से जो स्पर्म जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं ये जो है इजैकुलेशन के लिए नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो द डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया क्या है, व्हेन intestine loop getting into inguinal canal। जब इंग्विनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन का लूप जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से वास डिफरेंस जो है वो प्रेस हो जाता है, तो जो स्पर्म है वो रीच नहीं कर पाते फॉर इजैकुलेशन। तो इस प्रोसेस, इस डिसऑर्डर को कहा जाता है इंग्विनल हर्निया। अब देखिए ये जो है एक परमानेंट जो डिसऑर्डर नहीं है, इसको क्योर किया जा सकता है बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस इंटेस्टाइनल लूप। कि अगर इंग्विनल हर्निया को अगर ख़त्म करना है तो ये जो इंटेस्टाइनल लूप जो इंग्विनल कैनाल में आ गया है इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, गायने जो वर्ड है वो फीमेल से रिलेटेड होता है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि फेमिनिन कैरेक्टर जो है वो अगर मेल में डेवलप हो जाते हैं, मेनली जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाती है, इस जो फीचर को कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर in males mainly enlargement of breast। कि मेल के अंदर ब्रेस्ट अगर एनलार्ज हो जाती है तो उसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, क्योंकि ये एक फेमिनिन कैरेक्टर है और मेल शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसऑर्डर। अब देखिए उसके बाद है हिस्टेरेकोटॉमी। हिस्टेरेकोटॉमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। कि सर्जिकली अगर यूट्रस का रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव क्यों किया जाता है यूट्रस, देखिए कई बार क्या होता है कि लेट मेनोपॉज के आसपास या थोड़ा सा उससे भी पहले क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो रिपेयर नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से उन फीमेल्स में क्या है, लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग चलता रहता है, तो वो एक डिसऑर्डर ही होता है। तो उसको क्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंप्लीट यूट्रस को ही निकालना पड़ता है। इस सिचुएशन को, इसको कहा जाता है हिस्टेरेकोटॉमी। हिस्टेरेकोटॉमी इज द रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होते हैं, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जाइगोट है वो मूव नहीं कर पाता है और कहाँ रह जाता है, फिलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मीन्स जाइगोट डू नॉट मूव and remains in fallopian tube। तो क्या होगा, fallopian tube में ही रहेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, और इम्प्लांटेशन अगर नहीं होगी तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि जो जाइगोट है वो fallopian ट्यूब में ही रह जाता है, फर्दर मूव नहीं करता इम्प्लांट होने के लिए। नेक्स्ट इज टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, टेरेटोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं
और जो ग्रोइंग फीटस है उसके अंदर डिसऑर्डर ला सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को टेरेटोजेंस कहा जाता है। दीज आर द सब्सटेंस which can cross placenta and may cause disorder in fetus। टेरेटोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर जो है डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। टेरेटोजेंस की स्टडी को और इसके इफेक्ट को कहा जाता है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टेरेटोजेंस एंड इट्स इफेक्ट। ये एक वर्ड है टेरेटोलॉजी। टेरेटो मीन्स टेरेटोजेंस, लॉजी मीन्स स्टडी। Study of teratogens and its effect is called teratology. Students, these are some disorder of reproductive system which may lead to unfertilization और जो क्या उसको बोलते हैं infertility। Infertility जो है वो इन बहुत सारे disorders की वजह से हो सकती है। That's all about disorder of the reproductive system. Now we will talk about twins. अब हम ट्विंस के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्विंस जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। कि जो ट्विंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि ऐसे ट्विंस जो एक सिंगल जाइगोट से ही प्रोड्यूस हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोट है और ये स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट होकर दो जाइगोट इसने फॉर्म कर दिए। जैसे कि हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पढ़ा था कि जाइगोट का जो फर्स्ट जो डिवीजन जो स्टेज जो होती है वो क्या है, अनडिटर्मिनेट होती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो अर्ली स्टेज जो होती है वो अनडिटर्मिनेट स्टेज होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो जो अभी है उसमें जो सेल्स जो है वो हर एक सेल जो है एक नया जो है एम्ब्रियो फॉर्म कर सकता है, या फिर हर एक सेल से एक नया जो फीटस जो है वो ग्रो कर सकता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि जब तक वो एम्ब्रियो जो है डिटर्मिनेट नहीं हुआ है, अब तक जब तक इनडिटर्मिनेट है, तो अगर वो बीच में से डिवाइड होकर दो पार्ट फॉर्म कर देता है तो इन दोनों पार्ट से ही फीटस ग्रो करेगा। क्योंकि अभी जो सेल्स हैं वो इनडिटर्मिनेट है, अभी उनका फंक्शन जो है वो डिटर्मिनेशन नहीं हुई है कि कौन सा क्या पार्ट फॉर्म करेगा। तो उस स्टेज पे अगर डिवीजन हो जाती है जाइगोट की या डेवलपिंग एम्ब्रियो की, तो वो क्या है, दो अलग अलग फीटस में वो ग्रो करेंगे। अब जो जाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं वो हमेशा सेम सेक्स के होंगे क्योंकि सिंगल जाइगोट से वो प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जांपल ये जाइगोट है और ये है एक्स और वाई स्पर्म को स्पर्म जो है फर्टिलाइज होने से ये जाइगोट बना है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्स एंड वाई। तो ये क्या है, मेल जाइगोट है। मेल जाइगोट अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पर जो ये डिवीजन होगी ये माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स वाई आएगा और यहाँ पर भी एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो बेबी होंगे वो दोनों ही मेल होंगे। या फिर अगर ये फीमेल है, फीमेल जाइगोट है, तो दोनों बेबी ही क्या होंगे, फीमेल होंगे मोनोजाइगोटिक के केस में, क्योंकि सिंगल जाइगोट के डिवाइड होने से ये ट्विंस बने हैं। लेकिन इसी मोनोजाइगोटिक ट्विंस को एक और नाम से कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही बात होती है कि अगर सिंगल जाइगोट से दो बेबी अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो दोनों क्या होंगे, सेम सेक्स के होंगे। ऐसे ही डायजाइगोटिक का केस है। डायजाइगोटिक का मतलब है कि दो जाइगोट ऑलरेडी पहले से ही बने हैं, ये सिंगल जाइगोट के डिवीजन से नहीं हुआ कि दो एग थे, दोनों अलग अलग एग को अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, यहाँ पर ये जाइगोट बना और ये भी जाइगोट
दूसरा बना। तो क्या है, ये जो जाइगोट जो होंगे, डायजाइगोट जो बने हैं, इनमें क्या हो सकता है, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं। अगर एग को एक्स गाइनोस्पर्म ने अगर इसको फर्टिलाइज किया है तो ये फीमेल हो सकता है। अगर इसको मेल स्पर्म ने जो एक्स वाई कैरिंग स्पर्म ने अगर इसको फर्टिलाइज किया है तो ये जाइगोट जो है वो मेल हो सकता है। दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का स्पर्म जो है वो अलग अलग एग को फर्टिलाइज कर रहा है। लेकिन मोनोजाइगोटिक का जो केस होगा वहां पर सेक्स ऑफ द बेबी विल बी सेम डेफिनेटली। लेकिन डायजाइगोटिक में कुछ भी हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल भी होता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों एग को मतलब किस तरह के स्पर्म ने जो है वो फर्टिलाइज किया है। अगर स्पर्म यहाँ पर एक्स कैरिंग है, ऑलरेडी एक्स एग के पास एक्स है, तो एक्स एक्स ये जाइगोट कैसा होगा, फीमेल। और यहाँ पर भी अगर फीमेल जो स्पर्म है एक्स कैरिंग है, सॉरी जो एग स्पर्म जो है वो एक्स कैरिंग स्पर्म है और ऑलरेडी एग में एक्स है, तो दोनों एक्स ये भी क्या बना देगा, एक्स एक्स। अगर इसका ऑपोजिट देखें, मेल वाई कैरिंग स्पर्म अगर दोनों को फर्टिलाइज कर रहे हैं तो मेल जाइगोट में डेवलप होंगे। एक को फीमेल और एक को मेल, एक को एक्स कैरिंग स्पर्म एक को वाई कैरिंग स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो एक जाइगोट जो है वो फीमेल जाइगोट बनेगा और दूसरा जो है वो मेल जाइगोट बनेगा। ये डिपेंड करता है कि एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को या वाई कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। That's all about twins. Students, this is the last video of this topic. If you are understanding the concept taught by me, then please keep, share, subscribe and like my channel. Thank you.